नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हमने एक इनिशिएटिव लिया है हेलो मित्र प्रोग्राम के माध्यम से, जिसके माध्यम से हम समाज से जुड़े हुए लोगों की बात और विचार आम जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कोशिश में आज हम पहुंचे हैं इंद्रपाल सिंह उर्फ डिम्पल सिंह जी। चूँकि आप इनसे भली भांति परिचित होंगे, आप अधिवक्ता है और समाज सेवा के कार्यों से जुड़े रहते हैं और हाल ही के दिनों में आपने चुनाव भी लड़ा था। तो ये तो रह गया आपका परिचय। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप कुछ इंट्रोडक्शन के माध्यम से इस चर्चा की शुरुआत करें, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपसे लेंगे। चलो। नमस्कार, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह डिम्पल है। पेशे से मैं एक अधिवक्ता हूँ और समाज सेवा के कार्य में काफ़ी रुचि रखता हूँ। और अभी हाल ही में मैंने सभासद का चुनाव लड़ा था वार्ड नंबर 18 कैलाशपुरी से, और काफ़ी अनुभव प्राप्त किया चुनाव लड़के। अच्छा अनुभव रहा। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? इसमें कौन कौन सी चुनौतियां आपको नज़र आती हैं और क्या समाधान है आपके हिसाब से उसका? देखिए, हमारे देश की जो खास करके हमारी यूपी बिहार की जो राजनीति है वो बेसिकली जो है कास्ट पे डिपेंड करती है। ज़्यादातर जो चुनाव होते हैं हमारे यहाँ, वो मेन उस पर जो मुद्दा होता है वो राजनीति का वो जातिगत होता है जी। उनको समाज के सुधार से या विकास से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब वोट बैंक जिसका सबसे ज़्यादा मतलब जिस जाति का सबसे ज़्यादा वोट है वो भाई उसके जीतने की प्रबल संभावनाएं हैं। लोग बोलते हैं कि हाँ भाई आपका कोर वोट क्या है आपका, तो कोर वोट मतलब जाति, आपकी जाति के कितने वोट हैं। तो जाति के वोट हैं तो आपके जीतने की संभावनाएं प्रबल हैं। और इस तरह से चुनाव लड़े जाते हैं, इस तरह से जीते जाते हैं। इसलिए जो मुख्य वजह है चुनाव लड़े जाने की, वो उसकी उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि योग्य जो कैंडिडेट कभी भी जीत नहीं पाता है। योग्य कैंडिडेट अगर किसी ऐसी जाति से आता है जिसका कोर वोट कम है, तो कितना भी योग्य हो वो हार जाएगा, क्योंकि उसकी जाति के वोट नहीं है जी। अच्छा, अगर कोर वोट की बात करें तो चाहे सभासदी का चुनाव हो, चाहे चेयरमैनी का हो, चाहे विधायकी का चुनाव हो, हर चुनाव में कोर वोट की बात होती है। लेकिन इसलिए अगर चेयरमैनी के चुनाव को देखें तो इसमें कोर वोटर्स का आपको क्या रोल नज़र आता है? देखिए, इसमें चुनाव को कैसे इसमें ये चुनाव जो मैंडेट आया ना अभी चेयरमैन के चुनाव का, ये एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन थी। जो 5 साल 10 साल जो पिछले बीते थे ना, ये जो बीजेपी के जो कैंडिडेट थे जिन्होंने अच्छा नहीं किया था, उनके खिलाफ फ्रस्ट्रेशन थी पब्लिक की। वो उन्होंने निकाली कि चलो एक नया हम लोग आदमी चुनते हैं। चूँकि किन्नर इस बार चुनाव लड़ रहा था, तो लोगों ने सोचा चलो एक बार इतने लोगों को सबको मौका दिया, किन्नर को मौका दे के देखते हैं। तो ये एक्चुअली एक फ्रस्ट्रेशन थी जो एंटी बीजेपी थी। और लोगों ने जो है, जो मतलब बीजेपी समर्थक थे, उन्होंने भी जो है खुल के जो वोट किया जी। और एक किन्नर जो है ऐतिहासिक रूप से जो है चुनाव जीतकर सामने आया जी। तो इससे हम ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कहीं न कहीं अगर आपकी मंशा सही है और कहीं न कहीं अगर विपक्ष के नेताओं में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो बिल्कुल अगर सही इंटेंशन से व्यक्ति आता है तो उसके लिए भी एक मौका बनता है। बिल्कुल, कई बार परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होती हैं। तो क्या आप इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और क्या कभी आप इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के बारे में विचार करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, अगर आपके इंटेंशन सही हैं जी, और आप सच में चाहते हो समाज का भला करना, देखिए ऐसा नहीं है। जो लोग व्यक्तिगत मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि अगर मेरे पास कोई आता है अपनी समस्या लेकर, तो मैं व्यक्तिगत रूप से, हालांकि मेरी संस्था भी चलती है और संस्था के मार्फत भी हम लोग लगातार जन सेवा का कार्य करते हैं जी, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से भी कोई मेरे पास आ जाता है तो यूजुअली मैं उसको निराश नहीं भेजता अपने पास से। जो संभव हो सकता है मैं करता हूँ उसके लिए। तो अगर मुझे समाज के लिए करने का मौका मिलेगा तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होगी और मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा जी, कि मैं कुछ ऐसा कमा पाऊंगा कि अगर मैं चला भी जाऊं इस दुनिया से तो लोग याद करें कि नहीं, आप पंडित कमलापति त्रिपाठी को आज भी याद करते हैं जी। बिल्कुल। क्यों याद किया जाता है उनको? क्योंकि काम पे चलते हैं। बस यही ना कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि वो अमर है जी, बस वही बात है जी। देखिए, अगर चुनाव में किसी भी उम्मीदवार की जीत या हार होती है तो निश्चित ही उनकी जो शक्तियाँ होती हैं उसमें परिवर्तन होता है। अगर आप जीतते हैं तो आपके पास अर्थ होता है, तंत्र में काम कराने की क्षमता होती है, पर कई बार व्यक्ति का अच्छे विचार के साथ आना बहुत ज़रूरी होता है। तो चुनाव में जीत या हार का आपके उस विचार के ऊपर कितना असर रहा? ना, मेरे विचार पे कोई असर नहीं पड़ा। मेरे विचार यथावत हैं जी। मैं जैसा पहले सोचता था आज भी वैसा ही सोचता हूँ।
मुझे चुनाव में हार मिली, मुझे कोई भी उस बात की ग्लानि नहीं है। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा अनुभव मिला। चुनाव के प्रचार के दौरान काफ़ी मुझे समर्थन मिल रहा था, पर मैंने ये महसूस किया कि आज भी लोगों के दिमाग में विकास से ज़्यादा जाति, पार्टी, व्यक्तिगत संबंध ये सब मायने रखते हैं। उनको इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि अरे यार ये अच्छा कैंडिडेट नहीं है तो इसको वोट दे दें, या वो अच्छा कैंडिडेट तो उसको वोट दे दें। नहीं, वो बोलते हैं अरे ये यार हमारी पार्टी का है, अरे ये यार हमारी जाति का है, अरे यार ये हमारा पड़ोसी है। ये सब मतलब ये सब उनका जो योग्यता का जो पैमाना है ना, ये सब चीज़ होती है। वो नहीं देखते हैं कि हाँ वो कितना पढ़ा लिखा है, वो कितना योग्य है, वो क्या करता है, मतलब कितना कर्मठ है, और वो क्या कर सकता है, पहले से क्या करता आ रहा है समाज के लिए। उनके लिए इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उनका योग्यता का जो चयन का जो पैमाना है ना, वो ही गलत है मेरे हिसाब से। जी, इसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूँगा। देखिए, समस्याओं को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, इसी से हमारा अप्रोच तय होता है। अब आप जिनकी बात कर रहे हैं, इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। ये समस्या है, और जब हम अपने दिमाग के सामने कोई समस्या रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक डिक्लाइन मोड पे चले जाते हैं, हमारा अप्रोच भी थोड़ा फीका हो जाता है। लेकिन उसी समस्या को आप चुनौती नाम दे दीजिए, और जब आप उसको चुनौती बोलेंगे तो आप डिक्लाइन मोड पे जाने की जगह आप अटैकिंग मोड में आ जाएंगे। चुनौती है तो उसको सॉल्व किया जाए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका इरादा सही है तो आपको इसको चुनौती की तरह ही देखना चाहिए। नहीं तो फर्स्ट इंस्टेंस था मेरे लिए, और कोशिश बढ़िया की मैंने जी। वोट्स भले कम मिले हों पर समर्थन बहुत मिला जी। देखिए, वोट देने टाइम लोगों का मतलब अलग अलग थॉट प्रोसेस होता है, नज़रिया लोगों का, अरे ये प्रत्याशी शायद जीत नहीं रहा है, इसको वोट नहीं देंगे, या ये फलानी पार्टी से नहीं, जीत के भी कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए, ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। बहुत सारे लोगों ने अरे यार फलाने का फ़ोन आ गया है, हमारे दोस्त हैं यार, उसको करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें भी, और कुछ थोड़ा सा चुनाव स्ट्रैटेजिक, अब हमको स्ट्रैटेजी नहीं आती चुनाव लड़ने की ना, हमारे पास कोई ऐसा मतलब है कोई गॉडफादर जो हमारा पीछे से सपोर्ट कर पाता कि नहीं स्ट्रैटेजी ऐसे बनानी है, ऐसे करना है। तो लास्ट मोमेंट पे कुछ स्ट्रैटेजिक चेंजेस हुए जो मुझे पता है आप बोलने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो सब चीज़ें जैसे पोलराइजेशन करना जिसको बोलते हैं, वो मुझे नहीं आता है। वो भाई जो इस फील्ड में पहले से है तो उनको, भाई हमारे लिए तो नॉवेल्टी थी, ये फर्स्ट इंस्टेंस था मेरे लिए, तो हमको ज़्यादा कुछ आइडियाज़ थे नहीं इस बारे में। उनको पता है कि कैसे पोलराइजेशन किया जाता है, तो इस चीज़ का फ़ायदा मिला उनको। चलिए, तो इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि कई बार जब हम इस सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो हमको सफल बनने की या चुनाव जीतने की बहुत जल्दी होती है, और इसीलिए हम बहुत जल्दी डिक्लेयर कर देते हैं कि शायद हम इसके लिए बने नहीं हैं। अगर आप बीजेपी को ही देखें, चूँकि आपको दौर याद होगा, करीब 15 से 20 साल अगर पीछे आप जाएंगे, तो जब भी बीजेपी की चर्चा होती थी तो लोग बोलते थे कि पार्टी तो ठीक है लेकिन जीतेगी ही नहीं तो वोट देके क्या करेंगे। ये एग्जैक्टली अभी भी कहा ना, ये चीज़ें निकल के आ रही थी, जो कि मुझे वो समय याद है। तो हो सकता है कि अगर आपके बारे में लोग अगर विचार कर रहे हैं कि आप व्यक्ति तो अच्छे हैं लेकिन शायद जीतेंगे नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि एक विकल्प तो आपको बनना ही पड़ेगा। अगर एक धुरी सामने है जो शायद अच्छा काम नहीं कर रही है तो हमको एक ऑपोजिट धुरी तो बननी ही पड़ेगी। देखिए, मेरे चुनाव लड़ने का फ़ायदा देखिए आप, पब्लिक को फ़ायदा तो हो रहा है। चुनाव जब मैं लड़ने उतरा तो लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा की मैंने, बहुत धमकियाँ मिली, बहुत दबाव बना के नहीं लड़ना चुनाव। उसका फ़ायदा ये हुआ कि लोगों को मेहनत करनी पड़ी चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए मेहनत करनी पड़ी। और अब अगली बार क्या करना है उसके लिए भी जो मैं चाहता था करना, समाज और क्षेत्र का भला, अब जो भी बंदा जीत के आया है ना वो कर रहा है, दिख रहा है। मतलब उसको डर है कि नहीं अगर इस बार नहीं किया तो अगली बार दिक्कत हो जाएगी। तो जो मैं करना चाहता था वो हो रहा है। मेरा इवेंचुअली जो मोटिव था वो यही था कि समाज और क्षेत्र में काम होना चाहिए, भला होना चाहिए, तो वो अब दिख रहा है, हो रहा है। बस ठीक है, कोई करे, मैं करूँ, वो करे, करने वाला कोई हो, बस भला होना चाहिए जी। चूँकि आप एक लॉयर हैं तो एक चीज़ के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो भी सभासद हैं या जो भी चेयरमैन हैं, उनको जो भी फंड पास होता है, वैसा प्रोसेस हो गया है कि उसको गवर्नमेंट पोर्टल पे या वेबसाइट पर उसको लिस्ट करना पड़ता है। कहीं पे वो पैसे की का गलत ट्रांजैक्शन करके जो है चीज़ों को छिपाने की भी कोशिश करते हैं। तो चूँकि आप लॉयर हैं तो RTI का पावर आपके पास है, अगर आप चाह देंगे तो उनके एक एक पैसे का हिसाब पंपलेट बनवा के पूरे नगर में लगवा सकते हैं। नहीं, ऐसा यही तो प्रॉब्लम है ना। आप RTI का देखें ना, मजाक बना के रखा हुआ लोगों ने। आप RTI में सूचना मांग के देखिए, आपको मिलेगा नहीं जवाब।
आपने कभी कोशिश की है? आप मुख्यमंत्री पोर्टल पे कंप्लेन करिए, ये लोग सिर्फ पेपर पे निस्तारण करते हैं समस्याओं का, और मुख्यमंत्री थोड़ी देखने आते हैं कि समस्या का वास्तव में निस्तारण हुआ है कि नहीं। तो क्या इस बात को आप मानते हैं कि अगर आरटीआई या फाइल भी करते हैं तो सही इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचेगी? सही इन्फॉर्मेशन का वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं देते आपको। 2 बार 3 बार करके देख लीजिए आप, मोस्टली ऐसा होता है आजकल। नहीं तो उसके लिए एक प्रावधान भी बना था कि अगर आप कोई आरटीआई फाइल करते हैं तो एक सर्टेन टाइम के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिलता है तो उसके खिलाफ आप जा सकते हैं। ऐसा इस बारे में मुझे ठीक से जानकारी नहीं है एक्चुअली, झूठ क्या बोलूँ मैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि चूंकि मैं बहुत सारे, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, तो मैं ऐसे विभाग देखता रहता हूँ विभागों में। कई बार आती है आरटीआई आता है, लोग उसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, कोई उस पर सुनवाई नहीं होती है, और कोई सुनने वाला नहीं, करने वाला नहीं, और इवेंचुअली जो सुनने वाला करने वाला है वो खुद ही करप्ट है। वो मामले का निस्तारण जो है पेपर पे करके दिखा देते हैं कि हाँ ये समस्या का समाधान हो गया, ये सूचना जो है प्रदान कर दी गई। तो पिछले चुनाव में बहुत सारे उतार चढ़ाव भरे समय आपने देखे होंगे, क्योंकि जब हम पहली बार सार्वजनिक जीवन में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। लेकिन मैं बात करूँगा कुछ अच्छे अनुभवों की, कि इस चुनाव में क्या कुछ अच्छे अनुभव आपके रहे, 1-2 बातों का जिक्र अगर आप करना चाहें। ओनली टू गेन, मतलब मेरे पास लूज करने के लिए कुछ नहीं था। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लोगों से इंटरेक्शन करना और अपनी बातें रखना, बहुत सारे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया, और मेरे लिए तो सबसे बड़ी जीत यही है, 137 लोगों ने मुझे वोट दिया जी। 137 लोगों ने, जबकि ना मैंने किसी को दारू पिलाया ना मुर्गा खिलाया। मेरे साथ मेरे 4-5 दोस्त छोटे भाई थे जिन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि मुझे कप चाय भी पिला दो। 1 रुपया मेरा खर्चा उनके ऊपर नहीं हुआ। मेरे साथ ऑनेस्ट लोग मेरे साथ थे, जिनको मुझ पर भरोसा था कि नहीं अगर ये जीतेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, जो उन्होंने कहा है वो मतलब कुछ बदलाव करने का, वो बदलाव करने की कोशिश करेंगे जी। तो इसमें तो मुझे एक सकारात्मक पक्ष दिखता है कि जब पिछला चुनाव हुआ तो उसमें एक ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन आपको जो 137 लोगों ने मत दिए वो भी आपकी इस लड़ाई में शामिल हो गए। तो अब तो आप 137 हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ से अब आपको पीछे हटना चाहिए, क्योंकि 1 से 137 की क्षमता तो ज़्यादा होगी। बिल्कुल वो तो है, लेकिन अभी ये तो समय के गर्भ में देखा जाएगा 5 साल बाद क्या होता है अभी जी। और मैं मुद्दे उठाता रहूँगा, जो बदलाव मैं चाहता था राजनीति में वो उसके लिए मैं प्रयास करता रहूँगा। पहली चीज़ तो मैं हमेशा से ही चाहता हूँ कि चुनाव जो है, जब होते हैं तो निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग थोड़ा सख्त होना पड़ेगा इसके लिए, कि मतलब वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है इस मामले में, नहीं तो ये जो दारू मुर्गा बढ़ता है, ये जो पायल साड़ी बढ़ती है, बहुत आसानी से ये चीज़ फिगर आउट हो सकती है और चुनाव आयोग चाहे तो एक्शन ले सकता है। अगर 1-2 मामलों में चुनाव आयोग ऐसा कर देना तो कुछ लोग डर के खुद ही ऐसा करना बंद कर देंगे। वोट खरीदने का प्रयास, देखिए चुनाव का मतलब क्या हुआ कि आप अच्छे को चुने, तो उसके लिए फिर चुनाव के लिए आप किसी को किसी तरीके से प्रभावित ना कर पाए, ना डरा ना पाए उसको, ना उसको खरीद पाए। अगर आप खरीद रहे हैं डरा के या फिर उसको बहला के फुसला के से वोट दे रहे हैं, ये चुनाव नहीं है। तो जैसा कि आपने पायल और साड़ी का नाम लिया, तो हम लोग हालांकि वोट तो दे देते हैं लेकिन कभी इतने डिटेल में नहीं जा पाते कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो अभी तक तो मैंने सिर्फ चर्चा ही सुना है, क्योंकि आप इस में आ चुके हैं और आपने चीज़ों को बारीकी से देखा होगा। तो इस पायल और साड़ी का जो रहस्य है आप अगर खोलना चाहें तो। नहीं, रहस्य किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, बस ये चीज़ देखिए, इट्स एन ओपन सीक्रेट, सबको पता है। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे कोई ऐसा, पता सबको है कि कौन क्या कैसे क्या करता है, सब कुछ है। लेकिन चुनाव आयोग को सख्त होना पड़ेगा इस मामले में। प्रलोभन पे चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनाव का मतलब कि यार ये निष्पक्ष होना चाहिए। अब जनता को चाहिए कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल करे और योग्य व्यक्ति को चुने। अब आप उसको खरीद ले, उसका वोट दारू पे, मतलब ये तो तरीका नहीं है चुनाव का। हमारे यहाँ तो चुनाव की प्रक्रिया ही गलत है मेरे हिसाब से। तो क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि जहाँ पे मतदान होता है वहीं पे प्रॉपर चेकिंग भी होनी चाहिए? अगर किसी व्यक्ति ने 24 घंटे के अंदर अल्कोहल कंज्यूम किया है तो उनको वोट देने का अधिकार ही नहीं देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते भाई, किसी की आदत होती है, शौक है किसी का, तो ये तो नहीं कह सकते। लेकिन चुनाव आयोग चाहे तो इन सब चीज़ों पर नज़र रख सकता है कि कौन सा प्रत्याशी क्या कर रहा है, और ख़ास करके छोटे चुनावों में तो ज़रूर देखना चाहिए कि जहाँ पे मतलब प्रभावित होती है चीज़। अभी एक बात सिंपल सी है, अगर 10-20 लाख लगा के कोई चुनाव लड़ेगा, सभासद का चुनाव, तो आप क्या सोचते हैं वो पागल है? वो तो इन्वेस्ट कर रहा है ना, इन्वेस्ट कर रहा है, तो बिजनेस कर रहा है वो, तो वो जीतेगा। तो पागल थोड़ी कि 10 लाख रुपए समाज सेवा के लिए खर्च कर रहा है। इतना कौन आज समाज सेवा के लिए पागल है कि अपना 10-20 लाख खर्च करके जाएगा समाज सेवा करने फालतू का?
नहीं, ऐसा कोई नहीं करता है। आप इतना विवेक खुद रखिए कि अगर कोई 10 लाख 20 लाख खर्च कर रहा है तो सीधा सीधा वो पैसा कमाने पे ध्यान दे रहा है, बिजनेस कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो अपने 10-20 लाख को 1 करोड़ बनाने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति पैसा खर्च कर रहा है वो नेता नहीं बल्कि बेईमान है? अनडाउटेडली, इसमें मतलब कोई डाउट ही नहीं है। तो अगर आप एक सिंपल सी बात समझिए, अभी किसी के साथ कोई परेशानी हो जी, तो जो नेता अभी 10-20 लाख खर्च कर रहे थे, कोई व्यक्ति चला जाए बोले कि 10,000 दे दो हमको, हमारे यहाँ ये परेशानी, वो दे देगा नेता? अच्छा, तो इसका समाधान अगर समाज सेवा वाकई में वो कर रहा है तो उस टाइम पे मदद करे ना, जब किसी के साथ कोई परेशानी। अगर इस तरह लोग समाज सेवा करने लगे, नेता लोग, कि लोगों की परेशानी में 5-10 हज़ार लोगों की मदद करने लगे, तो क्षेत्र से जाती ज़्यादा समस्या तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगी लोगों की। लेकिन नहीं, वो चुनाव के समय खर्च करेंगे, लेकिन वैसे आपकी मदद नहीं करेंगे, 1,000 रुपये की नहीं करेंगे। चलिए, ये तो रहा पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ कुछ सवाल। अपने नगर में आप कौन सी समस्याएं देखते हैं? देखिए, फिलहाल नगर में सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी समस्या है वो सड़कों की है जी। आप किसी भी वार्ड में चले जाइए, सड़कें मतलब क्या बोलें, दयनीय स्थिति है इस समय। अभी तो बरसात का समय है, तो आप खुद भी मुगलसराय की सड़कों में घूमते होंगे, देखते होंगे जी। दूसरा है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम जो है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की नीड है, क्योंकि ज़रा सी बारिश होती है तो आप देखते हैं कि कैसे कैलाशपुरी जैसी पॉश कॉलोनीज, कैलाशपुरी और रवि नगर की, तो जलमग्न हो जाती हैं, लोगों के पैदल आवागमन तक के लिए नहीं रहती हैं, तो बहुत असुविधा होती है लोगों को। तो इस पे ज़रूर कार्य करना चाहिए, जो भी हमारा जनप्रतिनिधि है या इस पे प्रशासन शासन जो भी है उनको संज्ञान लेना चाहिए और इस समस्या का समाधान करना चाहिए। सड़कें देखिए, सड़कें बहुत ज़रूरी हैं, मतलब मूलभूत सुविधा है। और आप जाके देखिए, मुझे लगता है कई जगह तो 10-10 साल से सड़क बनी नहीं है। एक तो सड़कें बनती हैं तो बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार की 100 रुपये की 100 रुपये पास होते हैं तो 40 रुपये, मतलब ये सबको पता है, बताइए, इस पर कोई एक्शन लेने वाला नहीं है, 40 रुपये कमीशन में चले जाते हैं। तो 100 रुपये का काम अगर 50-60, भाई ठेकेदार भी तो प्रॉफिट लेगा अपना, तो 100 रुपये का काम 40 रुपये में होगा, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी गुणवत्ता क्या होगी। चलिए, अगर आपने इस कमीशन की बात की तो मैं 1-2 घटनाएं या 1-2 काम जानना चाहूँगा जहाँ पे कमीशन खोरी के चलते आपको समस्या नज़र आती है। ये तो बता तो दिया आपको। देखिए, आज जितने भी टेंडर्स पास होते हैं, ज़्यादातर विभागों का वही हाल है, जितने भी टेंडर्स पास होते हैं सब में कमीशन दी जाती है और सबको पता है कि दी जाती है, ली जाती है, पर सरकारें मौन है, क्या करेंगे जी। एक बात बताइए, मोदी और योगी क्या करेंगे? एक ईच एंड एवरी नुक एंड कॉर्नर जाके अटेंड करेंगे वो? जी नहीं ना, उनके बस का है, उनके सबऑर्डिनेट्स को ठीक होना चाहिए ना जी। डेमोनेटाइजेशन हुआ, क्यों फेल हो गया? मोदी जी का तो इंटेंशन बढ़िया था, लेकिन क्या वो एक बैंक मैनेजर पे अपना चेक रख पाते? वो पॉसिबल था? जी नहीं। तो भाई, आपका इंटेंशन सही है, पर आपके सबऑर्डिनेट क्या कर रहे हैं, आप सब पे चेक नहीं रख सकते ना। आपने पॉलिटिक्स क्यों चुना? मेरा पॉलिटिक्स चुनने का सीधा साधा एक सिंपल सा फंडा था कि मैं देख रहा था कि चीज़ें बहुत वर्स्ट हो गई थी अपने शहर में, तो मुझे लगा कि चलो कोशिश करते हैं। बोलने से क्या फ़ायदा है कि अरे ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, चोर है, बेईमान है। खुद आओ, देखो, करके देखो, शायद कुछ अच्छा कर पाओ। अब कोशिश की, इसका कुछ तो फ़ायदा हुआ। मेरे आने से कुछ लोग सुधरे तो सही। चुनाव लड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ी, चुनाव जीतने के लिए मेहनत करनी पड़ी, अब कुछ काम भी कर रहे हैं, तो बढ़िया है ना, भला तो हो रहा है समाज का जी। अक्सर ये सोशल मीडिया पे देखा जाता है कि आप लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, कई बार कुछ अन्य भी चीज़ों को, घटनाओं को आप क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो क्रिटिसिज्म आपका सोशल मीडिया को एंजॉय करने का एक तरीका है या कुछ अदर मोटिव है आपका? कोई देखिए अदर मोटिव नहीं है। चीज़ें अगर गलत दिखती हैं ना, तो मेरी आदत है, चाहे घर में ही अगर मेरे पापा भी अगर कोई गलत काम करते, मतलब कोई ऐसा काम करते जो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं उनको बोलता हूँ पापा ये गलत है, इसको मत करिए। तो मेरी ये आदत है, मेरा नेचर में है ये कि अगर मैं कोई गलत चीज़ देखता हूँ तो मैं उसको क्रिटिसाइज़ करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ सुधरे और ना हो पाए, ना हो वो, मतलब। तो मेरा कोई दूसरा कारण नहीं है क्रिटिसाइज़ करने का। अगर कोई चीज़ गलत होती है तो मैं उसको ही क्रिटिसाइज़ करता हूँ, अगर कोई अच्छी चीज़ होती है तो मैं उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ। क्रिटिसिज्म से मुझे एक घटना की याद आ रही है, जहाँ पे फेसबुक पे आपका कोई कमेंट था, जहाँ पे किसी बागी जी को आप उनकी शक्तियों को याद दिला रहे थे कि आप बागी हैं, आपको ऐसे करना चाहिए। तो क्या घटना थी वो? कुछ ऐसा नहीं, बड़े भैया हैं हमारे, राकेश रोशन सिंह बागी जी, उन्होंने
कुछ समर्थन किया था किसी चीज़ का जो मुझे लगा कि उनके नेचर के अगेंस्ट है, तो मैंने उनको बस ये याद दिलाया कि आप बागी हैं, बागी रखिए, बागी रहिए, मतलब बागी रहना ही सूट करता है आपको। एक्चुअली अभी देखिए आप, इस समय चंदासी को डेली जाना होता है। इस समय जो चंदासी की कंडीशन है, मतलब मुझे लगता है कि पिछले 1-2 साल में वर्स्ट कंडीशन होगी। आप चले जाइए, इतना धूल, मतलब इतनी धूल उड़ रही है कि आपको 2-4-5 मीटर के बाद आपको विजिबिलिटी जीरो है, दिखता नहीं है, इतनी धूल उड़ती है। तो बाइक से जाने वालों की तो हालत, पर अभी कोई इस समय कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है चंदासी की धूल का। तो ये कई बार मैंने एक चीज़ को नोटिस किया है कि एक पिता संस्था है, कई मौक़ों पे अक्सर इस मुहिम को लेके वो आगे आते हैं और उनकी अपनी एक शिकायत रहती है कि हम बहुत इसके लिए एक्टिव रहते हैं, नेताओं से, अधिकारियों से भी मिलते रहते हैं, लेकिन जन समर्थन नहीं मिल पाता है। कई बार फेसबुक पे पोस्ट आता है तो उस पोस्ट पे 4 लोग 5 लोग लाइक करते हैं, 1-2 लोग कमेंट कर देते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ऐसे मुद्दे के साथ लोगों को भी जुड़ना चाहिए? बिल्कुल, देखिए जो भी मुद्दे जनता के लिए हैं, आम आदमी के लिए, उसके साथ पब्लिक को जोड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, लोग जुड़ेंगे नहीं, बदलाव नहीं होगा। तो अच्छा इनिशिएटिव है उनका, मैंने अप्रिशिएट किया ये जो उन्होंने चंदासी का जो धूल का मुद्दा उठाया था। लेकिन अभी फ़िलहाल वो ठंडे पड़े हुए हैं। अभी उन्होंने जिनको समर्थन किया, सोनू किन्नर को उनका चेयरमैन बन चुका है। तो मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर थोड़ी तेज़ी आनी चाहिए और कुछ काम होना चाहिए इस मुद्दे पर। लेकिन फ़िलहाल एकदम शिथिल दिख रहे हैं वो लोग, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो लोग एक्टिव हों और अभी मौका है, बॉल फुल टॉस है, उनको बाउंड्री मारनी चाहिए अभी। इसका मतलब कि आप कुछ थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें कि किस तरह से वो चीज़ों को कर सकते हैं, क्या आपकी उम्मीदें हैं? नहीं, मेरी उम्मीदें देखिए, सोनू किन्नर जो भी फिलहाल चेयरमैन बने, उनसे भी काफ़ी उम्मीदें हैं। मेरा दिल बोलता है, मेरी गट बोलती है कि नहीं वो कुछ करेंगे अच्छा, मतलब औरों से तो अच्छा ही करेंगे वो। उनको ज्ञान भले कम हो, पर उनकी जो नीयत है वो साफ होगी। तो उनके साथ पिता की टीम भी जुड़ी हुई है। तो चंद्रभूषण मिश्रा जी जो कौशिक जी हैं हमारे, बहुत अच्छे आदमी हैं वो उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो सलाहकार हैं उनके। तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो लोग जो है कि अपने सलाह से जो है कि कुछ अच्छा जरूर करेंगे, कुछ तो बदलाव लाएंगे अपने शहर में, कुछ अच्छा जरूर करने का प्रयास करेंगे वो लोग। जी, 1-2 मौके मुझे याद आते हैं जहाँ पे गर्मी का मौसम था, तपती हुई धूप और काले रंग का प्लास्टिक पहन के वो लोग रोड पे खड़े थे। और फिर अभी हाल ही में मैंने देखा कि पिछले ठंड के मौसम में कड़कती ठंड थी और रात को वो अनशन पे बैठे हुए थे। तो 1-2 घटनाएं हैं जहाँ पे उन्होंने इनिशिएटिव लेने की कोशिश की और कहीं ना कहीं मेरा ये भी मानना है कि उनको जन समर्थन नहीं मिला। लेकिन अभी हाल ही में जो चुनाव परिणाम आए हैं उसको लेके लोगों का ये आरोप लग रहा है कहीं ना कहीं कि अब वो ठंडे पड़ गए हैं। तो ये कहाँ तक उचित है? क्या लोगों को क्रिटिसाइज करना चाहिए? क्योंकि एक संस्था होने के नाते, चूंकि उनकी राजनीति में कोई हिस्सेदारी मुझे नहीं दिखती है। तो जो चंद्रभूषण मिश्रा जी हैं, उन्होंने कहीं पोस्ट पे ये लिखा भी था कि समाज के लिए काम करना जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी को भली भांति समझते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या लोगों को इन्हें क्रिटिसाइज करना चाहिए सिर्फ इस बात के लिए कि वो पहले मुद्दा उठाते थे? ऐसा नहीं है क्रिटिसाइज। देखिए, उनको अप्रिशिएशन भी बहुत मिलता है, सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं मिलता उनको। पर जब आप अगर बीड़ा आपने उठा लिया है और आप चलते चलते अचानक से रुक जाओगे, तो लोग तो वजह पूछेंगे ना कि आप अचानक से रुक क्यों गए। जी। तो अगर आप समाज में कोई अलग जगाने का कोई बीड़ा आपने उठाया है, सडनली अगर उसकी ज्योति अगर धूमिल हो रही है, तो लोग तो सवाल पूछेंगे ना कि क्या वजह है, ये ज्योति क्यों धूमिल हो रही है। तो जवाब देना आपका कर्तव्य है। जी। जिम्मेदारी आपने बता दी, कर्तव्य भी समझिए आप। जी। ये कर्तव्य भी आपका है कि अगर आप चाहते हैं कि जनता आपके साथ जुड़े, देखिए जनता निश्चित रूप से जुड़ेगी, ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उनकी टीम पहले से बड़ी नहीं है, आप जैसे लोग भी जुड़ चुके हैं उनकी टीम के साथ, तो उनको जन समर्थन निस्संदेह मिलेगा। लेकिन जो बीड़ा उन्होंने उठाया है, अगर वो उसमें कहीं दिख रहा है कि कहीं वो ठंडे पड़ रहे हैं या कहीं कोई उनकी रुचि कम हो रही है किसी वजह से, तो जनता तो सवाल पूछेगी। ऐसा भी हो सकता है कि बरसात में वहाँ पे धूल थोड़ी कम हो गई होगी, इसलिए वो नहीं बढ़ गई है। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको वीडियो बना के मैं पर्सनली भेजूंगा। जी, मैं तो ये चाहूँगा कि वीडियो आप जब बनाते हैं तो आप तब बनाइए जब वहाँ पे मुहिम चल रही होती है। नहीं, अभी 2 दिन उससे जन समर्थन भी मिलेगा। फ्राइडे को मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था सुबह कार से, तो इतनी ज़्यादा डस्ट थी कि 4-5 मीटर आगे के बाद विजिबिलिटी नहीं थी। जी जी। इतनी धूल उड़ी। तो वो उस टाइम मैंने बोला कि बच्चों को कि देखो बेटा कितनी धूल उड़ रही है, ये जो संस्था वाले आंदोलन कर रहे थे सब कहाँ है, उनको बुलाना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि मुहिम बहुत अच्छी थी, है भी, लेकिन हमको समस्या तभी समझ में आती है जब हम चंदासी से गुजरते हैं।
वो समस्या हमको तब भी लगनी चाहिए जब उस मुहिम को कोई लेके आगे जा रहा है, और उसी इंटेंसिटी के साथ मुझे लग रहा है कि पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। देखिए, जिस इंटेंसिटी से हम क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, आप अलग मुद्दे के साथ कुछ कर रहे हैं, हम अलग मुद्दे के साथ कुछ कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो आप कर रहे हैं हम आपके साथी हों, या हम जो कर रहे हैं आप मेरे साथी हों। हम भी बहुत कुछ करते हैं। कई बार आम जनमानस के जो मुद्दे होते हैं, जब हम कुछ करते हैं ना, तो हम ये किसी को फोर्स नहीं करते कि आप आइए मेरे साथ जुड़िए। हम चाहते हैं कि हम करें, लोग देखें, इंस्पायर्ड हों और खुद आके जुड़े मेरे साथ। तो आप चाहते हैं कि ये इस मुद्दे को उठाया जाए, इस मुद्दे को बड़ा बनाया। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी मेरा बोलने का ये पॉइंट उठाने का सीधा साधा जो रीज़न है वो ये है कि तब था कि भाई चेयरमैन सही नहीं था और वो करप्ट था, समझ रहे हैं ना आप। पर अभी नाउ थिंग्स आर इन योर फेवर एंड यू आर डूइंग नथिंग। दैट इज़ व्हाई आई एम रेजिंग दिस क्वेश्चन। चलिए, आई होप कि जो लोग सुन रहे हैं इसके ऊपर कुछ इनिशिएटिव लेंगे। एक और मुद्दा मैं आपके सामने उठाना चाहूँगा। आई होप कि इसको आप अपने अंदाज में, अपने तरीके से प्रेजेंट करेंगे। आपने बात किया पार्क का, कि मुगल सराय में पॉपुलेशन और यहाँ पे पार्क नहीं है। देखिए पार्क मुगल सराय का, मैं सबसे पहले मेरा जो एम्फेसाइज था चुनाव के दौरान, ड्रेनेज सिस्टम था कैलाशपुरी का। बाकी बेसिक चीज़ें तो सड़क और बिजली और पानी तो मान लीजिए वो था ही, लेकिन जो मेरा एम्फेसाइज था, जो मेरा वो था ड्रेनेज सिस्टम पे जी। और एक पार्क बहुत मैंडेट है। देखिए इतना बड़ा हमारा ये क्षेत्र है कैलाशपुरी का और रवि नगर का, एक भी पार्क आप बता दीजिए, कोई पार्क नहीं है बच्चों के खेलने के लिए, या मतलब ताकि कुछ लोग इकट्ठा हो, वहाँ पे कुछ चर्चा हो। आप समझ रहे हैं ना, जब जी। कोई पार्क या कोई ऐसी जगह होगी, कुछ लोग इकट्ठे होंगे, तभी तो कोई सार्थक चर्चा होगी, कोई आउटकम निकलेगा, कुछ भला होगा किसी का। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक पार्क जो है बहुत ज़रूरी है हमारे क्षेत्र में जी। और मैं सोच रहा था कि अगर मैं इलेक्ट होता हूं तो मैं ज़रूर इस पे काम करूंगा। तो मैं निवेदन करूंगा जो मेरे निर्वाचित सदस्य हैं इस बार नगर पालिका के हमारे वार्ड से, कि वो इस पे ज़रूर ध्यान दें और कोशिश करें कि एक पार्क का निर्माण हमारे क्षेत्र में ज़रूर हो, ताकि छोटे बच्चे उस पर जाके खेल सकें और शाम को लोग जाके बैठ सकें, सर्दियों में दिन में लोग जाके बैठ सकें और लाभान्वित हो सकें लोग इस क्षेत्र के। पार्क की नितांत आवश्यकता है हमारे क्षेत्र में जी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब हम विकास की बात करते हैं तो लोग गिनवाना शुरू कर देते हैं कि लाइट है, बिजली है। ऐसे और कौन सी चीज़ें हैं जो मुगल सराय में नहीं हैं और होनी चाहिए? देखिए खेल स्टेडियम के लिए हमारे एक भाई संघर्ष कर ही रहे हैं जी, कुमारनंद जी, जानते हैं आप जी। और मुझे लगता है कि उनका संघर्ष जल्दी परवान चढ़ेगा और हमारे ज़िले को एक खेल स्टेडियम मिल जाएगा जी। तो एक उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, तो उसके लिए वो संघर्ष कर ही रहे हैं। और फिलहाल तो जो बेसिक चीज़ें हैं, सड़कें, ये सड़कें फ़िलहाल सारी हमारे मतलब हर क्षेत्र की अच्छी बन जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। क्योंकि फ़िलहाल हम अभी आप बारिश के मौसम में आप किसी भी क्षेत्र में जाएँ, आपको जो सड़कों की स्थिति मिलेगी वो नर्क ही मिलेगी। बहुत ज़्यादा मतलब सफ़र करना पड़ता है पब्लिक को रोड्स के लिए। तो इसी के साथ हम अपने कन्वर्सेशन को ख़त्म करेंगे और उम्मीद है कि हमारे बीच में जो भी चर्चाएं हुई वो आम जनमानस से जुड़ी हुई चर्चाएं थी और आपको इससे कुछ फ़ायदा होगा, या जो हमारे जनप्रतिनिधि इसको सुन रहे हैं शायद इसके ऊपर वो इनिशिएटिव लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।